हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं ये कहानी का भाग 24 लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रथम और कुछ सुनील जी को कहता उससे पहले नेत्रा प्रथम को आवाज़ लगाती है। सभी का ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा है। राधिका धीरे धीरे अब बेहोश होने लगी थी। प्रथम उसको गोद में उठाता है और अंगद को डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए कहता है। वो राधिका को उसके रूम में लेकर जाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आती है। ये इनकी फैमिली डॉक्टर थी। सभी घर वाले उसके रूम के बाहर थे। आधे घंटे बाद डॉक्टर राधिका के रूम से बाहर आती है। प्रथम उसको पूछता है कि कैसी है अब राधिका की तबीयत, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर नाम में सर हिलाकर कहती है राधिका को बेल्ट से मारने के निशान है, ज़बरदस्ती के निशान है, पैरों पर किसी चीज़ से जलाने के निशान है, शायद प्रेस। डॉक्टर आगे कुछ नहीं बोल पाती। ये सब उसके लिए भी आसान नहीं था कह पाना। ऐसे लड़कियों के घर वालों के ऊपर हुए जुर्म के बारे में बताना। डॉक्टर की बातें सुनकर सभी की हालत खराब हो गई थी। शिवानी जी, प्रीति जी और नेत्रा सभी रोने लगते हैं। जिस बच्ची को उन्होंने 24 साल तक कितने नाजों से पाला था, उस बच्ची को इन 2 दिनों में क्या क्या नहीं सहा होगा उस घर में, ये सोचकर राधिका ने तो उनको बताने की कोशिश की थी, पर उन्होंने ही उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था। उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। आज अगर प्रथम सही समय पर नहीं आ पाता तो शायद विश्वास उसके साथ और क्या क्या कर जाता। डॉक्टर कहती है सर पर पट्टी कर दी है, बाकी जगह बैंडेज कर दी है। राधिका को अभी आराम की ज़रूरत है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है तो उसे सुबह तक होश आ जाएगा। डॉक्टर दवाई देकर चली जाती है और सभी अंदर आते हैं। राधिका बेड पर बेहोशी की हालत में सो रही थी। राधिका की हालत देखकर सभी की आंखों में पानी आ गया था। शिवानी जी उसके पास बैठ जाती है और उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है कि हमसे क्या हो गया मेरी बच्ची, कैसे जानवर से हमने शादी करवा दी आपकी, भगवान हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। रोना तो रेणु देवी जी को भी आ रहा था, पर वो रो नहीं सकती थी। ऐसी हालतों में वो कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। थोड़ी देर बाद रेणु देवी जी सभी को सोने के लिए कहती है। राधिका के पास शिवानी जी रुक जाती है। बाकी सब चले जाते हैं उसके रूम से। शौर्य अभी भी राधिका के रूम के बाहर खड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी राधिका को देखने की। उसने तो डॉक्टर की सभी बातें सुन ली थी। उसे सब पता चल गया था कि आखिर राधिका के साथ हुआ क्या था। प्रथम जब देखता है तो उसकी आंखों में शौर्य के लिए भी बराबर की नाराज़गी थी। वो अगर सही समय पर उसका हाथ थाम लेता तो उसकी बहन के साथ इतना सब कुछ नहीं होता, पर वो इस वक्त कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो इस वक्त मेंटली बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहा था। वो शौर्य से बहस करने के लिए वो ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। नेत्रा भी जा रही थी, पर शौर्य उसका हाथ पकड़ कर रोक लेता है। उसको पूछता है कि कैसी है वो। नेत्रा उसकी तरफ देखती है। वो महसूस कर पा रही थी कि उसका भाई इस वक्त किन जज्बातों से गुजर रहा था। नेत्रा नाम में सर हिलाती है और ऊपर चली जाती है। शौर्य राधिका को एक बार देखना चाहता था, पर वो अभी उसके पास नहीं जा सकता था। वो भी अपने घर चला जाता है। नेत्रा अपने रूम में आती है, तब वो अंदर का नज़ारा देखकर घबरा जाती है, क्योंकि प्रथम दीवार पर लगातार पंच पे पंच मारे जा रहा था। दीवार प्रथम के खून से लाल हो गई थी। नेत्रा जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके हाथ को देखने लगती है। उसके हाथ में अब घाव हो गया था। नेत्रा घबरा कर कहती है प्रथम, ये आप क्या कर रहे थे? अपने आप को चोट क्यों पहुंचा रहे? और आप पहले से ही हमारे घर में कम प्रॉब्लम नहीं चल रही, अब क्या आप भी ये सब? प्रथम नेत्रा को हक कर देता है। उससे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बस नेत्रा को हक करके रोने लगता है। अपनी बहन की हालत देखकर उसको अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके रहते हुए उसकी बहन के साथ इतना सब हो गया और वो कुछ कर नहीं पाया।
उसने अपने आप को इतना ज़्यादा बेबस कभी महसूस नहीं किया था। प्रथम नेत्रा को रोते हुए कहता, नेत्रा मैं बिल्कुल अच्छा भाई नहीं हूँ, मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। नेत्रा उसके सर को सहलाकर कहती है, इसमें आपकी क्या गलती है, अब तो सब ठीक हो गया ना, चले गए ना वो राधिका की ज़िंदगी से। प्रथम उसे कहता है, 2 दिन कैसे काटे होंगे उसने उस इंसान के साथ। सुबह ही उसे देखकर क्यों नहीं समझ गया मैं कि वो किन हालातों से गुजर रही है। नेत्रा उसे कहती है, प्रथम जो हो गया उसे हम तो बदल नहीं सकते, अपने आप को दोष देने से किसी भी चीज़ का हल नहीं निकलता है। नेत्रा जैसे तैसे करके प्रथम को चुप करवाती है। थोड़ी देर में प्रथम अपने आप को संभालता है। नेत्रा उसके हाथों को अच्छे से साफ करती है, फिर उसके हाथों की ड्रेसिंग करती है। नेत्रा उसे पेन किलर देकर सोने के लिए कहती है। प्रथम कुछ सोचकर टाइम देखता है तो रात के 1 बज गए थे। वो उसे कहता है कि तुम अब सो जाओ, मुझे एक कॉल करना है। नेत्रा उसे कहती है, सिर्फ कॉल करना, अब आप अपने आप को चोट नहीं पहुंचाना। प्रथम हाँ में सर हिलाता है और नेत्रा को आराम से लेटाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद नेत्रा को भी नींद आती है तो वो अपना फ़ोन लेकर रूम से बाहर आता है। वो सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसको पता था उसे इस वक्त किसकी मदद चाहिए। वो अशोक जी को फ़ोन करता है। वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट लॉयर थे। अशोक जी अपनी गहरी नींद में थे। उनकी नींद प्रथम के फ़ोन से खुलती है। वो अपने फ़ोन को चेक करते हैं। ऐसे इतनी रात के प्रथम के फ़ोन आने से उसे चिंता हो रही है, क्योंकि प्रथम उनको बहुत कम ही फ़ोन करता था। इतने सालों से लगभग एक दो बार ही कॉल आया था उसका। जैसे अशोक जी का काम था, उनके दिमाग में सबसे पहले कुछ बुरा होने की नेगेटिव आ रही थी। वो फ़ोन उठाकर कहते हैं, हेलो प्रथम, सब ठीक तो है ना इतनी रात को। प्रथम उनको कहता है, कुछ भी ठीक नहीं है पापा। अशोक जी पहले आराम से अपनी जगह बैठ जाते हैं, फिर प्रथम को सारी बात बताने के लिए कहते हैं। तो प्रथम उन्हें सारी बात बताता है। उनको तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी वो सुन रहे हैं। उन सब पर अशोक जी सारी बात सुनकर कहते हैं, सारे पेपर रेडी करवाता हूँ, कल आता हूँ मैं सुबह, सब ठीक हो जाएगा। प्रथम उनको थैंक यू और इतनी रात को फ़ोन करने के लिए सॉरी कहकर फ़ोन काट देता है और अपने रूम में आ जाता है। प्रथम बेड पर देखता है जहाँ नेत्रा सो रही थी। वो रूम का लाइट बंद करके खुद भी उसके बगल में लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में लेता है। उसे माथे पर किस करके अपनी आंखें बंद कर देता है। नेत्रा जो उसे पेन किलर का काम कर रही थी, जिसके असर से वो धीरे धीरे गहरी नींद के आगोश में चला जाता है। अगले दिन, अभी तक नहीं उठी ना आप? आपको कहा था ना मैंने, मेरे उठने से पहले उठ जाया करो। फिर से आप वही गलती कर रही हो ना। आज तो सज़ा मिलनी चाहिए था ना आपको। बताओ आज कौन सी सज़ा दूँ आपको। जैसे ही ये सब राधिका के कानों में पड़ते हैं, वो अपने बेड से उठती है और जल्दी से कहती है, मैं उठ गई हूँ, प्लीज़ मुझे सज़ा नहीं देना, मैं अब से और जल्दी उठ जाऊंगी, अब से प्लीज़ प्लीज़ मुझे कोई सज़ा नहीं देना। ये बोलकर राधिका रोने लगती है। सुबह 6 बज रहे थे। शिवानी जी कुछ देर के लिए राधिका के कमरे से बाहर गई थी। उसकी आवाज़ सुनकर शिवानी जी उसके पास आती है। उसको ऐसे अपने आप में बड़बड़ाते देखकर और रोते देख वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, राधिका, राधिका क्या हुआ। राधिका अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखती है और जल्दी से उन्हें हग कर लेती है और कहती है, मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो उनसे, वो मुझे मार देंगे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मम्मी, वो मुझे सच में मार देंगे, मुझे सज़ा दे रहे हैं वो। शिवानी जी उसे कहती है, कोई नहीं है यहाँ पर, अपने घर में है तू इस वक्त, उसको निकाल दिया था ना हमने रात को मासा ने हवेली से हमारे, अब जेल में है वो, बुरा सपना था वो हमारे लिए बस।
राधिका अपने आसपास देखती है तो वो सच में इस वक्त अपने कमरे में अकेली है। यहाँ फिलहाल विश्वास का नामो निशान कुछ नहीं था। उसको रात की बात याद आने लगती है। कैसे विश्वास ने प्रथम को उसने बचाया, कैसे उसके घर वालों ने उसके सामने उसका असली चेहरा दिखाया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। तो शिवानी जी की गोद में सर रखकर लेट जाती है। उसको ये जानकर तसल्ली होती है कि अब विश्वास उसकी ज़िंदगी से चला गया है। अभी वो सपना देख ही रही थी कि शिवानी जी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। राधिका ने अब तक अपनी आंखें बंद कर ली। शिवानी जी थोड़ा घबराते हुए कहती है, मम्मी, चौधरी साहब बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मुझे नहीं जाना फिर से उनके साथ। आप सब नहीं भेजोगे ना मुझे उसके साथ। अपने बेटे को ऐसे डरते देखकर शिवानी जी को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा बेबस कभी महसूस नहीं किया था। वो अपने आंसुओं को किसी तरह कंट्रोल करके उसको प्यार से कहती है, तुझे अपने आप से कभी दूर नहीं करेंगे, तुझे कभी नहीं भेजेंगे हम अब। राधिका अब कुछ नहीं कहती और उनकी गोद में सर रखकर लेटी रहती है। 2 घंटे बाद सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। राधिका भी उनके साथ खा रही थी। उसकी हालत अब ठीक थी। वो बिना कुछ कहे खाना खा रही थी। सभी घर वालों ने डिसाइड किया था कि राधिका के सामने सभी नॉर्मल रहेंगे, फालतू में किसी भी प्रकार की उसे संपत्ति नहीं देंगे। अभी वहाँ सभी खाना खा रहे थे कि तभी हवेली के गेट से गार्ड अंदर आकर रेणु देवी जी को कहता है, मासा, राधिका मैम के ससुराल से कुछ लोग आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, क्या उनको अंदर आने की इजाज़त देना है। राधिका जो कि आराम से खा रही थी, उसके हाथ रुक जाते हैं। गार्ड की बात सुनकर उसको अब घबराहट होने लगी, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि वो लोग उसे लेने आए हैं। गार्ड की बात सुनकर अब सभी के हाथ रुक जाते हैं खाते हुए। रेणु देवी जी गार्ड को कहती है, उनको सम्मान के साथ गेस्ट रूम में भेजो, हम आ रहे हैं। गार्ड अपना सर हिलाकर बाहर जाता है। राधिका को अब बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। वो अपनी जगह से उठती है और घबराकर शिवानी जी को कहती है, मम्मी, आपने कहा था ना कि आप मुझे उनके साथ अब नहीं भेजेगी। मुझे लेने के लिए ही आए होंगे वो लोग, मैं बाबा जी के साथ नहीं जाऊंगी। सुनील जी उठकर उसके पास आते हैं और उसको हक करके कहते हैं, कोई नहीं भेज रहा है तुम्हें उनके साथ, मेहमान है ना वो हमारे घर के, उनको ऐसे कैसे भेज सकते हैं हम। बस बात करने आए हैं वो लोग, हमसे बात करेंगे आज मासा, फिर उनको भेज देगी। राधिका उनको कहती है, मुझे नहीं मिलना उससे, उनको अंदर नहीं बुलाना। सुनील जी कहते हैं, हाँ ठीक है, अंदर नहीं आएंगे वो। सुनील जी उसको अपने आप से दूर करके कहते हैं, ब्रेकफास्ट करो पहले। और राधिका की तो भूख बिल्कुल मर चुकी थी। वो अपने रूम में चली जाती है। उसके पीछे शिवानी जी और प्रीति जी भी जाती है। रेणु देवी जी सुनील और अभिषेक जी की तरफ कुछ इशारा करती है। वो हाँ में सर हिलाते हैं और तीनों गेस्ट रूम में चले जाते हैं। वहाँ उनके साथ प्रथम और अंगद भी आते हैं। अब डाइनिंग टेबल पर बस नेत्रा, आयाश और महक बचे थे। आयाश आराम से खाना खा रहा था। वो नेत्रा से पूछता है, मम्मी सब लोग कहाँ चले गए, हमें यहाँ छोड़कर। नेत्रा कहती है, सभी आ रहे हैं, अब जल्दी से पहले अपना खाना फिनिश करो, हमें स्कूल भी जाना है ना। आयाश फिर कुछ नहीं कहता और अपना ध्यान खाने पर आता है। और खाते खाते उसको याद आता है तो वो मम्मी से बोलता है, मम्मी, फूफा जी कहाँ गए, रात को तो यहीं थे ना वो। मित्रा कहती है, गए वो हमेशा के लिए, और वो अब आपके फूफा जी नहीं है, उनको फूफा जी नहीं कहना है अब से आपको। आयाश उसको पूछता है, वो मेरे फूफा जी नहीं है तो कौन है वो मेरे, आपने ही तो कहा था ना मुझे उनको फूफा जी कहने के लिए। मित्रा उसे कहती है, हाँ तो बस अब वो आपके कुछ नहीं है, मैंने कह दिया ना आपको उनको, अब आप फूफा जी नहीं कहोगे।
आयश उनको खुश होकर कहता है, ओके मम्मी, वैसे भी मुझे वो पसंद नहीं आए थे मेरी बुआ के लिए। अच्छा हुआ वो चले गए यहाँ से। अब मुझे अच्छे वाले फूफा जी चाहिए। आप बुआ को कहना इस बार अच्छे वाले फूफा जी लेकर आए। नेत्रा से ठीक है कहकर खाना खाने के लिए कहती है। आयश अपना बाकी बचा खाना खाता है। कुलदीप जी अपने गांव के कुछ लोगों के साथ आए थे। उनको रात को ही विश्वास के जेल में होने की बात पता चल चुकी थी। सभी सिंघानिया गेस्ट रूम में बैठे थे। अब तक अशोक जी आ गए थे। कुलदीप जी रेणु देवी जी को देखकर गुस्से में कहते हैं, मासा ये कैसी हरकत है? आपको पता है ना मेरा बेटा कौन है? प्रथम गुस्से में कहता है, आपको नहीं पता कि आपका बेटा कौन है? कितना घटिया इंसान है, उसकी हरकतें कैसी हैं? सुनील जी प्रथम को हाथ दिखाकर रोकते हैं। वो चाहते थे कि सारी बात अब शांति से हो जाए। प्रथम के गुस्से से बात और बिगड़ सकती है, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम तो राधिका को होगी। प्रथम अब कुछ नहीं कहता। कुलदीप जी भी अच्छे से पता था कि राधिका के घर वाले उसकी एक नहीं सुनने वाले। उसको इस बात का डर हमेशा से लगा रहता था। तभी वो विश्वास को राधिका से दूर रखना चाहते थे। प्रथम को विश्वास के गुस्से की वजह से मजबूरी में विश्वास की शादी राधिका से करवानी पड़ी। अब विश्वास का असली रंग देखकर राधिका के घर वाले ने उसे जेल में डलवा दिया। 3 दिन तक कोर्ट भी बंद रहने वाला था छुट्टी की वजह से, इसलिए विश्वास की बेल भी नहीं हो पा रही थी। उनको सब कुछ अब आराम से हैंडल करना था। कुलदीप जी रेणु देवी जी को कहते हैं, कोई भी बात थी तो हम दोनों परिवार वाले आपस में सुलझा लेते ना। इसमें पुलिस को शामिल करने की क्या जरूरत थी? इससे दोनों परिवार की बदनामी होगी। मासा केस वापस ले लीजिए। विश्वास अब कुछ नहीं करेगा। राधिका को सम्मान के साथ हम अपने घर ले जाएंगे। उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी वहाँ हमारे घर में। रेणु देवी कहती है, हमारे यहाँ शादी लड़के को देखकर नहीं परिवार को देखकर की जाती है। हमने आपको हमारी बेटी दी थी आपको ये सोचकर कि आप उसे अपनी बेटी की तरह रखोगे, और आपने तो बेटे ने कल दिखा दिया कि वो राधिका को कैसे रखता होगा अपने घर में। सुनील जी कहते हैं, हम हमारी बेटी की ज़िंदगी अब और बर्बाद नहीं कर सकते। विश्वास ने जो गलती की उसकी सज़ा तो उसे मिलकर रहेगी। उसकी असली जगह जेल में है। राधिका अब नहीं जाएगी आपके घर। हम चौधरी खानदान के साथ जो भी रिश्ता था उस सबको ख़त्म करना चाहते हैं। कुलदीप जी के साथ आए लोग भी उनसे बहस करने लगते हैं। ये करके कि इतनी जल्दी रिश्ता थोड़ी ना टूटता है। वो सब कैसे अपने जवाई को ऐसे जेल में डलवा सकते हैं? अशोक जी रेणु देवी जी और सुनील को साइड में लेकर जाता है और कुछ देर उनसे समझाने के बाद कहता है उन दोनों को अपनी बताई बात सही लगती है। अशोक जी कुलदीप जी को कुछ पेपर देकर कहते हैं, आपको आपकी बेटे से आज़ादी चाहिए ना, उसको कहो इन पर साइन कर दे, उसको अपनी आज़ादी मिल जाएगी। कुलदीप जी उसके पेपर देखते हैं तो वो तलाक के पेपर थे। कुलदीप जी को अच्छे से पता था कि विश्वास कभी तलाक के पेपर पर साइन नहीं करेगा, न ही वो अपने बेटे का तलाक करवाना चाहते थे। वो अशोक जी को कहते हैं, वकील साहब ये आप गलत कर रहे हो। राधिका हमारे घर की बहू, हमारे घर की इज्जत है। हमारे घर में आज तक कभी किसी का तलाक नहीं हुआ है अब तक, और न ही अब होगा। प्रथम अब गुस्से में कहता है, अच्छा तो आपके घर में कभी तलाक नहीं होता है तो क्या आपके घर में बहू के साथ ऐसे मार पिटाई होती है? ये सब मंजूर है आपको? अशोक जी कुलदीप जी को कहते हैं, विश्वास ने जो जुर्म किए हैं उनके लिए तो उसे सालों साल की सज़ा दिलवा सकता हूँ मैं। आपके बेटे की आज़ादी अब राधिका की आज़ादी पर निर्भर करती है। कुलदीप जी उससे कुछ कहते उससे पहले ही रेणु देवी जी का हाथ जोड़कर कहती है, अब आप जा सकते हैं यहाँ से। कुलदीप जी सिंघानिया हवेली से सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और विश्वास को सारी बात बताते हैं और उसको पेपर साइन करने के लिए कहते हैं। विश्वास उनको गुस्से में कहता है, बाबा मैं किसी भी हालत में राधिका को तलाक नहीं दूंगा। वो मेरी पत्नी है
उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि वह मुझसे दूर जा सकती है। कुलदीप जी इसको कहते हैं, ये रिश्ता अब नहीं चलने वाला। राधिका के घर वालों ने सोच लिया है कि वो तुम दोनों का तलाक करवा कर ही रहेंगे। विश्वास कहता है, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। बाबा, आप वकील से बात कीजिए और मुझे यहाँ से बाहर निकलवाइए। कुलदीप जी अपना सर पकड़ लेते हैं कि विश्वास अपनी अकड़ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था, पर वो उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वो उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। और वकील से बात करते हैं उसकी बेल के लिए। अगले दिन शिवानी जी राधिका का मूड ठीक करने के लिए उसे मंदिर ले जाती है ताकि उसका थोड़ा मन बदल जाए। उसके साथ प्रीति जी और नेत्रा भी आए थे। वो सभी मंदिर में दर्शन करके वापस मंदिर की सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे। वो सभी जैसे ही नीचे आते हैं उनके सामने भाग्यलक्ष्मी और काव्या आती है। वो सभी उनको इग्नोर करके जाने लगती है, पर भाग्यलक्ष्मी राधिका का हाथ पकड़ उसे रोक लेती है। राधिका भाग्यलक्ष्मी को देखकर अपने दुपट्टे को सर पर लेकर घूंघट लेती है, क्योंकि उन्होंने उसको शादी के पहले दिन ही कह दिया था कि उनके सामने घूंघट में रहने के लिए। काव्या राधिका को कहती है, आप ऐसे कैसे कर सकती हो? मेरे भाई जी आपसे इतना प्यार करते हैं, इतने साल तक उन्होंने आपका इंतज़ार किया, किसी और लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। आप इतने अच्छे पति को जेल में कैसे डलवा सकती हैं? राधिका को अच्छे से पता था कि काव्या के लिए उसका भाई किसी आइडियल इंसान से कम नहीं था। वो कहती है, काव्या तुम्हें तुम्हारे भाई जी का असली चेहरा नहीं पता, तब तुम उनके लिए ये सब कह रही हो। मैं उनके साथ 2 दिन रही हूँ, तुम्हारे भाई कैसे भी होंगे, पर वो पति तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। भाग्यलक्ष्मी गुस्से में कहती है, ऐसा भी क्या कर दिया बहू? मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ उन 2 दिनों में, तुम्हारा पति है, वो सारे हक है उसके पास तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए। अपने पति को जेल में डलवा कर शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? वो वहाँ तकलीफ में है और जब उसको जेल में डलवा कर ऐसे आराम से मंदिर घूम रही हो तुम। शिवानी जी कहती है, मेरी बेटी की जैसी मर्जी होगी वो वैसे घूमेगी। मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो आपका बेटा था। आपका बेटा वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए। शिवानी जी सभी को वहाँ से चलने के लिए कहती है और सभी कार की तरफ जाने लगते हैं। राधिका रुककर शिवानी जी को थोड़ी देर उसका वेट करने के लिए कहती है। वो वापस से भाग्यलक्ष्मी के पास आकर कहती है, आपके बेटे के पास मेरे साथ कुछ भी करने का हक है, पर आपका बेटा अगर मुझे पत्नी समझकर कुछ भी करता तो मैं चुप होकर जिंदगी भर सह लेती सब कुछ, पर वो मुझे पत्नी नहीं अपने कैदी समझते थे और मैं किसी की कैदी नहीं हूँ, ना ही आपके बेटे की। राधिका अपना घूंघट हटाती है और अपना मंगलसूत्र निकालकर उनके हाथ में देती है और काव्या की तरफ देखती है और उसको हक करती है और कहती है, तुम थी वहाँ पर, ऐसा लगता था मेरी अपनी बहन थी मेरे साथ। थैंक यू। मैं भगवान से विश करूँगी कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ कभी ना हो। तुम्हारे भाई जी के लिए सजा कभी तुम्हें ना मिले। अपना ध्यान रखना। राधिका उससे दूर हो जाती है और सभी साथ में कार में बैठकर जाते हैं। काव्या उसकी बात सुनकर उन सभी को कार में जाते हुए देख रही थी। उसको राधिका के साथ बिताए वो पल याद आ रहे थे। उसका सारा बिहेव उसे याद आ रहा था कि विश्वास के साथ अकेले रहने से वो कैसे डर रही थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान। वो कुछ सोचकर भाग्यलक्ष्मी को पूछती है, माँ भाभी ने जो भी भाई जी पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल में डलाया है, क्या वो सब इल्ज़ाम सही है? क्या भाई जी के साथ सब सही हो रहा है? क्या भाई जी इतने बुरे इंसान हैं? क्या भाई जी ने भाभी के साथ गलत हरकतें की हैं? भाग्यलक्ष्मी जी काव्या को गुस्से में देखती है और कहती है, काव्या फालतू सवाल पूछना छोड़ दो। किसी बाहर वाले की वजह से तुम अपने भाई जी पर कैसे शक कर सकती हो?
अपने भाई जी के सामने ऐसी बातें भूल कर भी नहीं करना। अभी तक तुमने सिर्फ उसका प्यार देखा है, फिर तुम उसकी नाराज़गी भी देखोगी। काव्या अब कुछ नहीं बोलती, पर वो समझ गई थी कि राधिका सही है। अपनी जगह उसके भाई ने उसके साथ कोई न कोई जुल्म तो किए होंगे, तभी तो वो जेल में है। वो दोनों अपनी कार में बैठकर वो भी चले जाते हैं। वो दोनों राधिका से मिलने ही आई थी, पर वो हवेली नहीं गई थी, इसीलिए वो दोनों यहाँ मंदिर आ गई। भाग्यलक्ष्मी जी को लगा था कि वो राधिका को डरा धमका कर अपनी बात मनवा लेगी, पर राधिका अब डर कर उनकी बातों में नहीं आने वाली थी। अगले दिन कुलदीप जी सिंघानिया हवेली आए, तलाक के पेपर लेकर। विश्वास ने उन पर साइन कर दिया। उनके लिए भी आसान नहीं था विश्वास का उन पर साइन करवाना। विश्वास राधिका को तलाक किसी कीमत पर नहीं देना चाहता था, पर वो और दिन जेल में नहीं रहना चाहता था। उसका केस कोई भी वकील लड़ना नहीं चाहता था। सभी अशोक जी का नाम सुनकर पीछे हो गए, इसलिए विश्वास को मजबूरी में अपने आप को जेल से निकलवाने के लिए उन पेपर पर साइन करना ही पड़ा। रेणु देवी जी ने कुलदीप जी को अच्छे से धमकी दे दी कि उनके बेटे को राधिका से दूर रहने के लिए अगली बार ऐसी कोई भी हरकत हुई तो वो उनके पूरे गांव का हुक्का पानी बंद करवा देगी। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक महीना और बीत जाता है। राधिका अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगती थी। उसने विश्वास की आखिरी निशानी उसके हाथ पर उसके नाम के टैटू को भी लेजर से हटवा दिया था। राधिका अब अपनी ज़िंदगी के साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, न ही वो चाहती थी कि विश्वास को कोई भी मौका मिले उसकी ज़िंदगी में वापस आने का। बीते महीने राधिका ने एक दिन भी शौर्य को नहीं देखा था। वो हवेली के बाहर ही नहीं जाती थी, न ही शौर्य हवेली में आता था। वो नेत्रा को भी नहीं पूछ सकती थी उसके बारे में। उसको ये लग रहा था शौर्य अब उससे मिलना नहीं चाहता, क्योंकि विश्वास की वजह से अब वो एक तलाकशुदा लड़की है। जब शौर्य उसे शादीशुदा होने पर कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, तो अब क्यों रखेगा वो? अब शायद उसकी नज़रों में वो उसके लायक बिल्कुल भी ना बची हो। सुबह सुबह अशोक जी सिंघानिया हवेली आए थे, तलाक के सारे पेपर लेकर। अब राधिका और विश्वास हर तरह से कानून की नज़रों में अलग हो गए थे। वो कुछ देर तक सभी से मिलते हैं, फिर वापस अपने घर जाने के लिए उठते हैं कि तभी महक उनके पास आकर कहती है, पापा आई एम सॉरी, कब तक आप मुझसे नाराज़ रहेंगे? अशोक जी अब कुछ नहीं बोलते और वहाँ से जाने लगते हैं। कोई कुछ भी नहीं बोलता। ये हर बार का था जब भी अशोक जी आते थे। महक उनसे ऐसे ही माफ़ी मांगती, पर वो उसे कभी माफ़ नहीं करते थे। नेत्रा को अब बहुत ज़्यादा बुरा लगता था महक के लिए। उसकी ज़िंदगी में भी उसके पापा के अलावा उसके पास कोई नहीं था। नेत्रा अशोक जी को कहती है, पापा आप सुन तो लो महक की बात। महक नेत्रा को गुस्से में कहती है, ज़्यादा अच्छी बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये मेरे और मेरे पापा के बीच की बात है, मैं समझा लूँगी उनको। मुँह बोली बेटी हो, सगी बेटी बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वो अशोक जी को कहती है, पापा आई एम सॉरी। अशोक जी अभी भी उसकी कोई बात नहीं सुनते और बाहर जाने लगते हैं कि महक जल्दी से उनके पीछे जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। आज उसने सोच ही लिया था उनको वो मना कर ही के रहेगी। उसे अच्छे से पता था अगर अशोक जी उनको माफ़ कर देंगे तो सिंघानिया खानदान की बहू उसे अपने बहू के रूप में स्वीकार कर ही लेंगे। अशोक जी मदर का हाथ झटक कर जाने लगते हैं कि महक के लिए ये सब बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो अपना बैलेंस नहीं संभालती और उसका सर एक पिलर से टकरा जाता है। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकलती है। पापा उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अशोक जी जब उसकी चीख सुनते हैं, पहले उनको लगा कि महक नाटक कर रही होगी हमेशा की तरह, क्योंकि बचपन में जब वो अदिति खेलते थे तब वो अपने ही पापा का अटेंशन पाने के लिए ऐसे ही नाटक कर लिया करती थी। नेत्रा जल्दी से उसके पास जाती है
और वो अशोक जी को आवाज़ लगाती है। महक को देखकर वो भी जल्दी से वहाँ आते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर बाकी सभी घर वाले आते हैं। महक को चोट नहीं लगी थी, बस वो बेहोश हो गई थी। अशोक जी और अंगद उसको उठाने की कोशिश करते हैं, पर उसको होश नहीं आ रहा था। जल्दी से डॉक्टर बुलाया जाता है। डॉक्टर महक को चेक कर रहे थे। अशोक जी बाहर टेंशन में खड़े थे। उनको लग रहा था कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसा बिहेव कर सकते हैं। वो पहले ही एक बेटी खो चुके थे, अब वो अपनी दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहते थे। आज अगर महक को कुछ हो गया तो वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आती है और रेणु देवी जी को कहती है, शौक की वजह से बेहोश हो गई थी वो, डरने की कोई बात नहीं। वो आपके छोटे पोते की वाइफ है ना। डॉक्टर को महक के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो रेणु देवी जी हाँ में हिलाती है। तो डॉक्टर उनको कहती है, मुबारक हो आपकी पोता बहू माँ बनने वाली है। घर के छोटे जब ये न्यूज़ सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अंगद को बधाई देते हैं, क्योंकि वो पापा बनने वाला था। बड़ों के चेहरे पर मेरे जुड़े भाव थे। डॉक्टर अपनी फीस लेकर वहाँ से जाती है। सभी घर वाले अंदर आते हैं। महक बेड का सहारा लेकर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महक अशोक जी की तरफ देख रही थी और उनको कहती है, पापा आई एम सॉरी, एक बार आप मेरी बात सुन लो। मुझे नहीं करनी थी जीजू से शादी। कैसे करती मैं उनसे शादी? जीजू है वो मेरे। जीजू भी तो नहीं करना चाहते थे ना मुझसे शादी। इस एक गलती के लिए क्या आप मुझसे हमेशा के लिए गुस्सा रहोगे क्या? ये बोलकर वो रोने लगती है। अशोक जी उसके पास बैठते हैं और उसको हक कर लेते हैं। आज जब बेहोश हो गई थी तब वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने उसको उसी वक्त माफ़ कर दिया था। रेणु देवी जी प्रीति को कहती है, अपने बेटे बहू की नज़र उतार देना, खुशियाँ आने वाली है हवेली में फिर से। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि रेणु देवी ने महक और अंगद को फाइनली माफ़ कर दिया। आज इतने महीने बाद अंगद भी अपने मम्मी पापा को हक करता है। वो तरस गया था अपनी मम्मी से पापा से बात करने के लिए। वो अशोक जी से भी मिलती है। उन्होंने भी उसको माफ़ कर दिया। थोड़ी देर बाद सभी बाहर जाते हैं। अब रूम में बस महक और अंगद बचे थे। अंगद महक को हक करता है और कहता है, थैंक यू महक, तुम्हें नहीं पता आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मम्मी पापा और मासा ने हम दोनों को माफ़ कर दिया। महक उससे दूर होकर अपने मगरमच्छ के आंसू साफ करती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारा पूरा परिवार मुझे अभी भी नहीं अपनाता। आज उस पीरियड से मेरा सर फूट जाता या मैं मर भी जाती ना तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो उन्होंने हमारे आने वाले बेबी की वजह से हम दोनों को अपनाया है। कितना अच्छा नाटक किया ना मैंने बेहोश होने का। अंगद उसे हैरानी में देखता है और कहता है, तुम्हें पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो? तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया, पिलर से टकराई भी तुम जानबूझकर। महक उसे कहती थी, हाँ मुझे पता था, मैंने कल ही टेस्ट किया, तुम्हें बताने वाली थी मैं, पर तब कल तुम लेट आए। अंगद उसके पास से उठता है और उसे गुस्से में कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी एक लापरवाही से तुम्हें और बच्चे को कुछ भी हो सकता था। ऐसे बेहोश होने का नाटक कैसे कर सकती हो तुम? हम सब कितने टेंशन में आ गए थे। महक उसे कहती है, तो क्या हो गया, थोड़ा नाटक तो करना पड़ता है। ऐसे किसी को मुझ पर तरस नहीं आने वाला था। अब अच्छा है ना, अब सबने हमें अपना लिया। हमारे बेबी को भी इस हवेली में सही से जगह मिल जाएगी, उसको सभी का प्यार मिल जाएगा। बाहर हॉल में सभी घर वाले थे, सभी खुश थे। उनके घर में एक छोटा मेहमान आने वाला था, आयश के जन्म की खुशी, तो वो सब ठीक से मना नहीं पाए थे। आयश को जब सभी की खुशी का पता चला तो वो फिर कथक से जिद करने लगता है कि पापा, ललित चाचू और पूर्वी
चाची का बेबी आने वाला है। अब अंगद चाचू और महक मासी का भी बेबी आना। आप और मम्मी का छोटू बेबी कब आएगा? मुझे भी मेरा भाई और बहन चाहिए। सभी को मज़ा आ रहा था। आयाश प्रथम को तंग जो कर रहा था, प्रथम उसको कुछ भी नहीं कह रहा था। बेचारी नेत्रा को तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। नेत्रा उसको चुप करवाते हुए कहती है, आयाश आपके लिए महक मासी बेबी लेकर आ रही है ना? वो नेत्रा को कहता है, मुझे आपका और पापा का बेबी चाहिए। महक मासी के बेबी के साथ भी खेलूँगा मैं, पर मुझे आपका बेबी चाहिए। नेत्रा उसका हाथ खींचकर उसे रूम में ले जाते हुए कहती है, आपको स्कूल नहीं जाना क्या? लेट हो रहा है, चलो स्कूल चलते हैं। आयाश कहता है, मम्मी आपने मुझे कहा था कि आप मेरे छोटे भाई बहन को लेकर आएंगी, मुझे चाहिए अभी। कहाँ मिलता है वो? आप लेकर आओ ना उनको मेरे स्कूल के सभी दोस्तों के पास। मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरे पास नहीं है। मुझे चाहिए तो चाहिए बेबी, मुझे चाहिए। आयाश इतनी देर से एक ही बात रिपीट कर रहा था। तब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था उसकी बात सुनकर। वो थोड़ा तेज़ आवाज़ में आयाश को कहता है, बच्चा बहुत हो गया, क्या ये बेबी बेबी की डिमांड कर रहे हो आप? ये फालतू की जिद करना छोड़ दो। अब आपकी मम्मी कह रही है ना कि आपको लेट हो रहा है स्कूल जाने में, तो पहले स्कूल जाओ। अब आप उनके साथ। प्रथम आयाश पर गुस्सा नहीं करना चाहता, इसलिए वो वहाँ से अपने ऑफिस के लिए जाता है। प्रथम की ऐसी ऊंची आवाज़ सुनकर आयाश का मुंह रोने वाला हो जाता है। वो कभी भी रो सकता था, तो नेत्रा आयाश को बहला फुसलाकर उसको अपने साथ स्कूल लेकर चली जाती है। स्कूल से आने के बाद नेत्रा मिरर में अपने पेट और कमर की तरफ देख रही थी। वो अपने आप को इमेजिन कर रही थी कि जब वो माँ बनेगी तो वो कैसी लगेगी। उसकी गोद में एक छोटा सा क्यूट बेबी होगा, उसकी आंखें भी उसी की तरह होगी। आयाश तो उसके पास पहले से था, फिर एक बेबी और आने के बाद उसकी और प्रथम की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। वो अपने आप को कहती है, छोटी नेत्रा हुई तो अपने पापा पर जाएगी, जब छोटा प्रथम हुआ तो वो भी अपने पापा पर ही जाएगा। ये सब बात बोलते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, पर ये सब सोचते सोचते उसकी खुशी कम दुखी ज़्यादा हो रही थी वो, क्योंकि उसको भी माँ बनना था। इतने दिन हो गए थे प्रथम और उसको साथ रहते हुए। प्रथम कभी भी उसके करीब नहीं आता था। प्रथम अपनी तरफ से उसके प्यार में कोई कसर तो नहीं रखता था, पर उनका रिश्ता अभी एक कदम आगे ही पहुंचा था। नेत्रा ऐसे ही अपने आप को मिरर में देख रही थी कि तभी कोई पीछे से आकर उसे हक करता है। प्रथम अभी शावर लेकर आया था, उसके शरीर पर कपड़े के नाम पर सिर्फ टॉवल था। प्रथम के ऐसे अचानक से हक करने से नेत्रा की आंखें बंद हो गई। प्रथम झुककर नेत्रा के गर्दन पर किस करके उसको कहता है, क्या देख रही है ऐसे मिरर में खुद को? नेत्रा उसे कहती, वो मैं ऐसे ही कुछ सोच रही थी। प्रथम उसे अपनी तरफ करके पूछता है, क्या सोच रही थी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम थोड़ी मोटी भी हो जाओगी तो। आई लाइक यू जस्ट वे यू आर। नेत्रा उसे क्या ही कहती कि वो क्या चाहती है और क्या सोच रही है प्रथम से। खुले हुए से प्रथम की बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी इन मामलों में, और वो उनके बीच में जो दूरियां हैं उनको वो हर तरफ से मिटाना चाहती है। उसे भी प्रथम को लेकर बहुत सारे अरमान थे। वो भी उसे बहुत प्यार करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके और प्रथम के बीच इस टॉपिक पर खुलकर बात हो जाए, उसे पता चल जाए कि प्रथम क्या चाहता है। वो उसकी आंखों में देखकर कहती है, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे बहुत जल्द आई लव यू कहोगे। आपको मुझसे अभी तक प्यार नहीं हुआ क्या? प्रथम भी समझ रहा था कि नेत्रा ये सब बातें क्यों सोच रही है। वो बेड से अपना शर्ट उठाकर पहनते हुए कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है? आई लव यू कह दूँगा तो क्या कुछ बदल जाएगा हम दोनों में? नेत्रा उससे कहती है, बदलेगा नहीं, पर मुझे तसल्ली तो हो जाएगी कि आप सिर्फ मेरे हो। प्रथम उसके गाल पर हाथ रखकर उसके माथे पर किस करके कहता है, मैं पहले से ही तुम्हारा हूँ
और रही बात तुम्हें प्रपोज करने की, तो वो वक्त आने पर वो मैं तुम्हें कर ही दूँगा। नेत्रा को प्रथम का जवाब ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया था, पर वो प्रथम पर कोई दबाव भी नहीं डालना चाहती थी। उसे आई लव यू कहने के लिए वो चाहती थी कि प्रथम कभी उसे आई लव यू कहे तो पूरे दिल से कहे। ये बोल वो बालकनी में चली जाती है। प्रथम कपड़े पहनकर बालकनी में जाता है, जहाँ नेत्रा रेलिंग का सहारा लेकर चांद को देख रही थी। प्रथम नेत्रा के पास जाकर खड़ा होता है। नेत्रा वापस से रूम में जाने लगती है तो प्रथम उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। नेत्रा फिर से उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों साथ में चांद देख रहे थे। थोड़ी देर उन दोनों में खामोशी रहती है। प्रथम उसके हाथ पर हाथ रख देता है। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।